हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। तो आई होप आप लोगों ने दिवाली अच्छी तरीके से मना ली होगी और आप लोगों ने भाई दूज को भी मना लिया होगा। अब आप लोगों को अपनी तैयारी पर वापस से लौट के आ जाना है, क्योंकि अब आप लोगों के पास में टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करते रहिए, नहीं तो अगर वैकेंसी वगैरह निकल आई तो आप लोगों के पास में सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप लोग किसी भी जॉब में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए CTT का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते रहते हैं। NCERT की बुक से निकाल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं और आपका जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हुए थे उनको भी कराते रहते हैं। और आपको पता है कि CTET के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग कर रहे थे दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में पूछे गए EVS के सभी प्रश्नों को हल, जिसमें हम लोगों ने 3 क्लासें की थी। अगर आप लोगों ने वो वाली क्लास नहीं देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लीजिएगा। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज की जो क्लास हैं इनके से जितने भी आंसर हैं वो सारे के सारे आंसर CTET की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। कोई भी आंसर जो है वो हम लोगों ने अपने मन से नहीं बताया है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी लोग नोटबुक और पेन निकाल लीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में कुल 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 30 क्वेश्चंस में से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोगों को नोटबुक और पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बीच में डिस्टर्ब होने से बढ़िया है कि आप लोग क्लास स्टार्ट होने से पहले नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। तो सभी लोग नोटबुक और पेन ले लीजिए और उसमें 1 से लेकर 30 तक नंबर डाल लीजिए और किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों ने नोटबुक और पेन निकाल लिया होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है, आपका घर X पर स्थित है और आपका विद्यालय Y पर स्थित है। अपने विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं और फिर आप ठीक पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाते हैं। Y पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और दिशा क्रमशः क्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ लीजिए और अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करिए, फिर इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। हमने आपको पहले कहा था कि नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, फिर बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। CTET के हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा ही मिलेगा, डिस्टेंस वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जिसने भी आंसर नंबर थर्ड किया है हो जाएगा बिल्कुल सही। 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सही मिलान कीजिए। अब आप लोगों को एक साइड में स्टेट लिखे हुए हैं और दूसरे साइड में उस स्टेट के अत्यधिक किए जाने वाले भोजन का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को कॉलम फर्स्ट को सेकंड के साथ में सही मिलान करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लीजिए, फिर इसका सही मिलान करके आंसर बताइए। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपकी NCERT की बुक से लिया गया है और आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे NCERT की बुक से बनाए गए नोट्स को लेना चाहते हैं जिनकी कीमत मात्र 100 रुपये है, तो आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर पर जाकर, उसमें आप लोग नोट्स को परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। अब आप लोगों के पास में टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है कि आप लोग पढ़ाई करते करते अपने नोट्स बनाइए फिर उसको पढ़ेंगे। तो आप लोग डायरेक्ट नोट्स को ख़रीदिए और उनसे अपनी पढ़ाई करिए। इतना टाइम आप लोगों के पास में नहीं है कि आप लोग अब नोट्स बना के पढ़ पाएँ। तो आप लोग हमारे बने बनाए नोट्स को खरीद लीजिए, मात्र 100 रुपये का नोट्स है। उसको परचेस करने के बाद में आपकी 20 नंबर एक नोट्स से कम पक्के हो जाएंगे। तो आप लोग उसको ज़रूर खरीदिएगा। डाउनलोड करें मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। हम सभी को पता है गोवा में क्या होता है, नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली खाई जाती हैं और कश्मीर में क्या होता है, सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाई जाती हैं। जबकि केरल में क्या होता है, करी के साथ में उबला हुआ टेपियोका खाया जाता है और हांगकांग में क्या होता है, पका हुआ सांप जिसे लिंगुफेन बोलते हैं उसे खाया जाता है। तो इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी किस देश से लाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लीजिए, फिर बताइए जो मिर्ची है उसको व्यापारी अपने देश में कहाँ से लाए थे।
क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसका सही आंसर कर दिया होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। चलिए बताइए, गुजरात के नियरेस्ट जो स्टेट हैं उनके नाम आप लोगों को बताना है। गुजरात के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? आप लोगों के सीटीईटी के पेपर में मैप से कम 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। 3 नंबर आपके मैप से आते जाते हैं। तो आप लोगों को मैप सही से देखना है और उसके स्टेट्स वगैरह याद कर लेने हैं कि किस राज्य के पास में कौन सा राज्य पड़ता है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है कम से कम 2-3 बार। ये जो ये लिखा हुआ है गुजरात के निकटवर्ती राज्य, ये क्वेश्चन पिछला वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था और इसमें भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। उस पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंखें जो होती हैं वह हम मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चील, सेकंड है बाज, थर्ड है गिद्ध और फोर्थ है उल्लू। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो सीटीईटी के पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों को रिपीट देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके जा रहे हैं तो आपके कम से कम 4-5 नंबर वहाँ से पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। आप लोगों ने अगर उल्लू को देखा है तो आप लोगों ने देखा होगा उसकी जो आंखें होती हैं वो हम मानवों की तरह सामने की ओर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तुएं हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती हैं उसे यही वस्तुएं 8 मीटर दूरी तक से देख सकता है। वह पक्षी कौन से हो जाएंगे? चलिए बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 को सही से पढ़ लीजिए और फिर इसका आंसर बताइए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए क्या हो रहेगा? क्या हो रहेगा? बाज, चील और गिद्ध, यानी इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष में आई थी? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2004 में सुनामी वहाँ पे आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्लॉथ के बारे में लिखा हुआ है, स्लॉथ के विषय में नीचे दिए गए विषयों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, स्लॉथ लगभग 20 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोता है। सेकंड में लिखा हुआ है, स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है। इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड में लिखा हुआ है, स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है और इतने समय में यह केवल 2 पेड़ों पर ही रह पाता है। अब आप लोगों को सही कथन छांट कर इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं और जो हमारे नोट्स हैं वो एनसीईआरटी की बुक का पूरा निचोड़ वहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग उनको ले लेते हैं तो कम से कम आपके 20 से 25 नंबर ऐसे ही हर सब्जेक्ट में कन्फर्म हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। अगर आप लोग हर सब्जेक्ट में 20-20 नंबर भी करके आ रहे हैं सही से, तो 5 सब्जेक्ट होते हैं और 5 सब्जेक्ट में कितना हो जाएगा? 100 नंबर का आपका पोर्शन कन्फर्म हो जाएगा। तो आप लोग हमारे नोट्स को ज़रूर परचेज करिए मास्टर्स अड्डा ऐप पर जाकर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर बी केवल सही है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किसी व्यक्ति ने गांधीधाम से नागरकोइल के लिए
12/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। ट्रेन गांधीधाम से 22:30 पर चली और 2 दिन के पश्चात अर्थात 14/10/2021 को 22:30 पर नागरकोइल पहुंची। यदि गांधीधाम और नागरकोइल के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 2592 किलोमीटर है तो इस ट्रेन की औसत चाल क्या थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, फिर इसको सॉल्व करिए, फिर इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को अपनी नोटबुक में लिख के सॉल्व करके फिर इसका आंसर दीजिए। सभी लोगों को सॉल्व करना है क्योंकि जो पेपर हो रहा है इसमें आप लोगों को बताना है कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसमें आपको अपनी तैयारी चेक करनी है कि आपने कैसी तैयारी करी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जिसका 15 मीटर आया है वो बिल्कुल सही हो रहेगा। इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप लोगों को सारे नेशनल पार्क याद करके जाना है कि कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए, घाना नेशनल पार्क जो है वह किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, राजस्थान में है या फिर गुजरात में है। द स्टेट इन विच द घाना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इज। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। सभी को पता होगा क्या हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है घाना नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपना घर किस प्रकार बनाना चाहिए। अब आप लोगों को बताना है कि जहाँ पर वर्षा अत्यधिक होती है वहाँ पर रहने वाले लोगों को अपना जो मकान है, अपना जो घर है वह किस प्रकार बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है बांस के घर बनाने चाहिए, सेकंड में है बांस के खंभे पर ढालू छत वाले घर बनाने चाहिए, या फिर मिट्टी और फूस के घर बनाने चाहिए, या फिर सपाट छत वाले लकड़ी के घर बनाने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। घटपर्णी, शिकारी पौधा, पीचर प्लांट या फिर नेपिथेंस जो कीट और मेढकों तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश में एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है। इस राज्य का नाम क्या है। चलिए बताइए, जो घटपर्णी पौधा है वह हमारे देश के किस राज्य में पाया जाता है। नागालैंड में, मेघालय में, असम में या फिर मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, मेघालय में घटपर्णी, नेपिथेंस या फिर शिकारी पौधा या फिर पिचर प्लांट। इसके इतने सारे नाम हैं, इनमें से कोई भी नाम आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। घटपर्णी, शिकारी पौधा, पिचर प्लांट, नेपिथेंस, इन सारे नामों में से अगर कोई भी नाम देखने को मिल रहा है तो समझ लीजिएगा वहाँ पर मेघालय में पाए जाने वाले ऐसे पौधे की बात हो रही है जो शिकार करता है, जो मेढक और चूहे तक को फंसाकर खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 2 बच्चों की क्लिनिकल विकृत रिपोर्ट नीचे दिए गए अनुसार थी। नाम लिखा हुआ है आरती, आयु 12 वर्ष, स्त्री, हीमोग्लोबिन 10.5 g/dl। दूसरा नाम लिखा हुआ है नमन, आयु 12 वर्ष, पुरुष, हीमोग्लोबिन 8 g/gl। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय निकाला जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ लीजिए, फिर बताइए क्या इनमें से किसी को एनीमिया रोग हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर दोनों को हुआ है या फिर किसी को नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। क्या आरती को एनीमिया रोग हुआ है, क्या नमन को एनीमिया रोग हुआ है, या फिर दोनों को एनीमिया रोग है, या फिर दोनों में से किसी को भी एनीमिया रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा, नमन जो है उसे एनीमिया रोग हुआ है, यानी नमन एनीमिया रोग से पीड़ित है, यानी इसका आंसर नंबर 2
बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अल ब्रूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है अल ब्रूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। दूसरे में लिखा हुआ है उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश में बहुत भिन्न थीं, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। तीसरे में लिखा हुआ है हम उनके लेखों से इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब बताना है कि आप लोगों को इनमें से कौन से कथन सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अल ब्रूनी के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर 4 जिसने भी किया है हो जाएगा बिल्कुल सही। सारे के सारे जो कथन है वह बिल्कुल सही हैं, यानी इसका जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है ये सारे के सारे बिल्कुल सही थे। आप लोग उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया से फैलते हैं। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। नीचे दिए गए जो व्यक्ति हैं इनमें से वह कौन सा व्यक्ति है जिसने मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि जो मलेरिया रोग है यह मच्छर के काटने से फैलता है। जबकि पुराने लोग क्या मानते थे? पुराने लोग मानते थे मलेरिया जो है वह गंदगी से फैलता है। तो इसको किसने सिद्ध किया कि मलेरिया जो है वह मच्छर के काटने से फैलता है, और इस खोज के लिए उसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। रोनाल्ड रॉस द्वारा यह खोजा गया था कि मलेरिया रोग जो है वह मच्छर के काटने से फैलता है, और आगे चलकर उन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया था उसको 1 नंबर मिलता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उपविषय थीम गत उपागम को स्वीकार किया गया क्योंकि यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है। यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है। तीसरा है यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है। और चौथा है यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को सही से पढ़कर फिर इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका आंसर सभी को कॉमन दिया गया था, क्योंकि इसमें से इसका आंसर कोई भी सही नहीं था। तो जिसमें सारे ऑप्शन गलत होते हैं उसका नंबर सभी को कॉमन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। चलिए बताइए पर्यावरण की जो प्रकृति है वह कैसी है? क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक है, या फिर संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक है, या फिर संज्ञा एवं क्रिया दोनों हैं, या फिर ना तो संज्ञा है ना तो क्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इज क्या? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। क्या हो रहेगा? संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक है, यानी इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है और इसलिए उन्हें इसे समझने में कठिनाई होगी। निवेदिता को इस संप्रत्यय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? यानी निवेदिता जो है वह अपनी अगली कक्षा में पढ़ाने जा रही है, उसके पहले वह पाठ्य योजना बना रही है। वह देखती है कि जो उसकी विद्यार्थी हैं उन्होंने प्रदूषण शब्द पहले कभी भी सुना नहीं है, तो वह अपने विद्यार्थियों को उसके बारे में कैसे समझाएगी यह आप लोगों को बताना है। क्या वह व्याख्या करेगी उसके बारे में, या फिर विचार मंथन करेगी, या फिर कठपुतली द्वारा नाटक करवाएगी, या फिर क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएगी? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर फर्स्ट वाला सही हो रहेगा, C एंड D, कठपुतली द्वारा नाटक और क्षेत्र भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना। सेकंड में लिखा हुआ है विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, यानी विद्यार्थियों की कठिनाई का निदान करना। थर्ड में लिखा हुआ है अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना। और फोर्थ में लिखा हुआ है विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए। आप लोगों को पता होना चाहिए जहाँ पर भी जिस भी ऑप्शन में किसी विद्यार्थी को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करने की बात कही जा रही हो, पास या फेल करने की बात कही जा रही हो, वो ऑप्शन हमेशा निगेटिव होता है। आप लोगों को उसको कट कर देना है। या फिर क्वेश्चन निगेटिव है तो आंसर उसका निगेटिव आएगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो निगेटिव जो ऑप्शन है उसको आप लोग कट कर दीजिए। अब बाकी सारे इसके जो ऑप्शन है वो पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ में पॉजिटिव आंसर हमेशा सही होता है, यानी इसका ए, बी और सी वाला सही है। ऑप्शन नंबर 2 में ए, बी और सी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? अब आपके सामने लिखे हुए हैं 4 ऑप्शन। चलिए बताइए, उसे पक्षी एक अवलोकन क्लब की स्थापना करनी है तो वह इनमें से किस नेता को चुनेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को। सेकंड में लिखा हुआ है कक्षा में सबसे शरारती विद्यार्थी के छोटे छोटे समूह बनाकर। और थर्ड में लिखा हुआ है उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे, यानी बच्चों से स्वयं बोलेंगे कि आप किसे नेता चुनना चाहते हैं, या फिर वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगा। चलिए इनमें से सबसे बेटर ऑप्शन कौन है यह बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। विलियम एक शिक्षक है जो अपनी कक्षा में पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है, और जिस क्लब की वह स्थापना करना चाहता है उस क्लब के लिए उसे एक नेता चाहिए। तो वह नेता इनमें से किसको चुनेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। आप बच्चे से बोलेंगे कि आप अपनी क्लास में से किस बच्चे को अपना नेता बनाना चाहते हैं। बच्चे का ओपिनियन ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है? सब्जियां कौन खरीदता है? आपके परिवार में खाना कौन बनाता है? वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए क्या हो रहेगा। गुरप्रीत एक शिक्षिका है, वह पूछ रही है कि आपके परिवार में भोजन कौन बनाता है, सब्जी कौन लेके आता है और सब्जी कौन खरीदता है। वह ईवीएस की किस मुद्दे पर बात या चर्चा करना चाह रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है परिवार की खान पीन की आदतें। सेकंड में लिखा हुआ है परिवार को एक साथ मिलकर खाना खाना चाहिए। या फिर सी में लिखा हुआ है परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने की भूमिका। या फिर परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को सही से पढ़ें फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, केवल सी और डी। पहले में क्या लिखा हुआ है परिवार की खान पीन की आदतें। शिक्षक को क्या मतलब है कि किस परिवार में किस तरीके का खाना पीना खाया जाता है। और दूसरे में लिखा हुआ है परिवार को एक साथ मिलकर खाना खाना चाहिए, ये भी कोई मुद्दा नहीं हुआ। तीसरे में लिखा हुआ है परिवार के सदस्यों के भोजन पकाने की भूमिका, यानी परिवार के सदस्य में भोजन कौन कौन बनाता है। और चौथे में लिखा हुआ है परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती, ये भी इसका सही है। भूमिका में भी ये पूछा गया है कि आपके परिवार में आपकी माँ खाना बनाती हैं, या फिर आपके पिताजी खाना बनाते हैं, या फिर जो फ्री होता है वो खाना बना लेता है,
या फिर केवल आपकी माँ ही खाना बनाती हैं, जो कि एक जेंडर भूमिका को प्रदर्शित करता है। और चौथे ऑप्शन में साफ साफ लिखा हुआ है परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती। तो बच्चे बताएंगे कि हमारे घर में हमेशा मम्मी खाना बनाती हैं या फिर हमारे घर में मम्मी या पापा दोनों लोग खाना बनाते हैं, जिससे उस क्लास में जो शिक्षिका है वह जेंडर भूमिका के बारे में बात करना चाह रही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से शैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अवलोकन अनुसूची में, या फिर रेटिंग स्केल में, या फिर वृत्तांत रिकॉर्ड में, या फिर पोर्टफोलियो में। जो उसने यह काम किया है उसके इस काम का जो रिकॉर्ड है वह किस लिस्ट में, किस सूची में दर्ज किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही, वृत्तांत रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है, यानी उसकी आंखों में दिक्कत है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है और उसके अभिभावक यानी माता पिता से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट में लिखा हुआ है उसे घर से पढ़ने की स्वीकृति देनी चाहिए। सेकंड में लिखा हुआ है उसके अभिभावक को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए। थर्ड में लिखा हुआ है कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। और चौथे में लिखा हुआ है इकबाल को आगे की सीट पर बैठाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्गत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ऋषि चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं पढ़ाने की योजना बना रहा है। वह रेशम कैसे बनता है इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। ऋषि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं पढ़ाना चाहता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका सबसे बेस्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। रेशम पालन इकाई भ्रमण, यानी जहाँ पर रेशम पालन किया जाता है वहाँ पर भ्रमण करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए, या फिर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, या फिर पाठ्यचर्या का हस्तांतरण करना चाहिए, या फिर पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को क्या करना चाहिए? पाठ्यचर्या का निर्माण, पाठ्यचर्या का पालन, पाठ्यचर्या का हस्तांतरण, या फिर पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नंबर फर्स्ट जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। पाठ्यचर्या का निर्माण ईवीएस के शिक्षक को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय अवधारणाएं पढ़ाना कठिन है, या फिर पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है, या फिर ऐसा शिक्षकों और विद्यार्थियों को बोझ कम करने के लिए किया गया है, या फिर पाठ्यचर्या पुस्तकों से कम किए जाने पर जोर देती हैं। चलिए बताइए ईवीएस की जो बुक है, जो पर्यावरण अध्ययन की बुक है, वह कक्षा 1 और 2 में क्यों नहीं रखी गई है? इसका कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। तो ईवीएस की बुक को कक्षा 1 और 2 में इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि उसको भाषा और गणित के माध्यम से ही पढ़ा दिया जाता है। जो कक्षा 1 और 2 की जो बुक होती हैं उनमें
जो भाषा और गणित की बुक होती है उसी में पर्यावरण को समाहित कर दिया गया है। यानी भाषा और गणित के जो बुक होती हैं उनमें पर्यावरण के टॉपिक को दे दिया गया है, उसको अलग से नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। रमेश कक्षा 5 में जंतुओं के बारे में पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? यहाँ पे जंतुओं को नहीं पढ़ाना है, यहाँ पे जंतुओं के बारे में पढ़ाने के लिए नाटक करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले में लिखा हुआ है पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करना चाहिए, या फिर स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने के लिए कहना चाहिए, या फिर पहले से मंचित एवं अभिनीत नाटक को खोजें। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए, क्या रहेगा? ऐसा आप लोगों को ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पर विद्यार्थी कार्य कर रहे हों, जहाँ पर विद्यार्थी को बराबरी का मौका दिया गया हो। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने के लिए कहना, यानी इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। शैम ने आकाश को हरा रंग भरा, उसने इस रंग को क्यों चुना? यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी आकाश से आता है इसलिए आकाश हरा होगा। शिवानी को उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए, या फिर उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला है, या फिर विद्यार्थियों को आकाश का अवलोकन करने की व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। सही से पढ़ें ध्यान से, फिर इसका आंसर दीजिए। आप लोगों को याद रखना है कोई भी क्वेश्चन जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, तभी आप लोग उसके आंसर सही से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अधिगम के लिए आकलन, या फिर अधिगम का आकलन, या फिर आकलन के साथ अधिगम, या फिर अधिगम के बारे में आकलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या है? 29 का ऑप्शन बताइए। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन ईवीएस के लिए आकलन होता है और ईवीएस के साथ अधिगम होता है, यानी ए और सी किसमें है? यानी इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, केवल ए और सी। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सहपाठी आकलन, सेकंड है स्वयं आकलन, थर्ड है अवलोकन, फोर्थ है दृष्टांत अभिलेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। अब आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसी के साथ में अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड करिए, जहां पे आपको इस क्लास की पीडीएफ और जितनी भी हमारी यूट्यूब पर क्लास होती हैं उनकी पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप लोग हमारे पेड नोट्स लेना चाहते हैं जो कि खास तौर पर सीटीईटी एग्जाम के लिए बनाए गए हैं, उन्हें आप इसी ऐप पर जाकर ले सकते हैं। मात्र 100 रुपये में एक नोट्स वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। आप लोगों के पास में टाइम बिल्कुल नहीं है तो आप लोग उनको परचेस कर लीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़ जाए। तो आप लोग जल्दी से जाइए मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और पेड नोट्स वाले कैटेगरी में जाकर हमारे नोट्स को परचेस कर लीजिए। और जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो लोग उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। इन ऑप्शन से आप लोग हमारे पास कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। और इस क्लास की आंसर की भी आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगी, जिसमें सारे आंसर लिखे हुए हैं कि पहले का तीसरा है और 11वें का दूसरा है, 21वें का तीसरा है। तो सारे के सारे इसमें आंसर लिखे हुए हैं। और जो जैसे यहाँ पे 16 नंबर पे आपको स्टार देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो था सीटीईटी ने सभी को कॉमन दिया था, इसका नंबर 1 सभी को कॉमन मिला था, इसके आंसर सही नहीं थे। तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड करके हमारे नोट्स को तुरंत परचेज करिए, क्योंकि नोट्स इतने अच्छे बनाए गए, अगर आप लोग उसको पढ़ के देख लेंगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। सारे के सारे एनसीईआरटी का निचोड़ उसमें दिया गया है, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं,
तुरंत जाएँ और तुरंत डाउनलोड करिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।